सोमवार को पुलिस का एक बार फिर पुराना अवतार देखने को मिला। यहाँ की बहरकुआं पुलिस ने छोटी सी बात पर युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले 3 आरोपियों का जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान पुलिस ने तो गुंडों की पिटाई की ही, साथ ही एक महिला ने चप्पलों से भी उनकी पिटाई कर डाली। महिला द्वारा चप्पल से पिटाई करने का यह नजारा है इंदौर के पालदा क्षेत्र का, जहां इन तीनों बदमाशों ने एक मासूम की महज इसलिए हत्या कर दी थी कि उसने इनको शराब पीने के लिए पानी नहीं दिया था। इस कारण इनका आतंक खत्म करने के लिए बहरकुआं पुलिस ने इनका उसी इलाके में जुलूस निकाला जहां ये आतंक का पर्याय बने हुए थे। बताया जा रहा है कि इनमें से राहुल नामक गुंडा अपने परिवार सहित अवैध शराब बेचने का काम भी करता है। इसको हमने रोटी खिलाई है, रोटी का नतीजा दिया हमको। क्या और बाहर करना किसी पर सामने से करना, छटके जैसा पीछे से मत करना। अरे आप लोग इन 3 आरोपियों को लेकर आए यहाँ पर। परसों रात को जैसे आपकी जानकारी में एक मर्डर हुआ था हमारे यहाँ पर, एक छोटी सी बात को लेकर कि पानी नहीं पीने दिया, इसकी गाली क्यों दी। इस उसमें राहुल, शुभम और अनिल नाम के 3 व्यक्तियों ने, एक राहुल लड़का था यहीं का जो सामने मकान है उसके सामने रहता था, गरीब लड़का है, तो बेचारे का छोटी सी बात पर मर्डर कर दिया। 2 चाकू उसको मारे। इस बात पर आज हम इनको इसकी बरामदी करने के लिए और क्षेत्र में ये बताने के लिए कि ये गुंडों का राज नहीं चलेगा यहाँ पर, इसके लिए हम इनको थाने यहाँ पर लेके आए थे क्षेत्र में। इनसे हमने बरामदगी की है यहाँ पर और इनको कल रात को गिरफ्तार किया हमने। सर किसी तरह अवैध दारू भी बेचने, शराब बेचने की शोहरत इसकी शुरू से इसका बाप रामा बहुत बड़ा बदमाश रहा है। वो इसकी माँ वो बहुत अनशन तरीके की हरकतें करती। हमारे पुलिस के जवान आते हैं तो बदतमीजी करती है उनके साथ। तो अभी फिलहाल मैंने इनकी दारू बिल्कुल शुद्ध बंद करा है। इन गुंडों की पिटाई का आगाज थाना प्रभारी ने थप्पड़ मार कर किया। इसके बाद थाने के आरक्षक ने तीनों को बारी बारी से लाठियां मारी। इनकी पिटाई का सिलसिला यही नहीं थमा। जब इन्हें इनके ही मोहल्ले में ले जाया गया तब रीना शर्मा नामक एक महिला सामने आई और उसने राहुल नामक बदमाश की चप्पलों से पिटाई कर डाली। रीना का आरोप है कि राहुल ने धोखे से उसके भाई को चाकू मार दिया था, जबकि इस बदमाश को उन्होंने अपने घर में रखा था और खाना भी खिलाया था। बहन द्वारा बदमाश की चप्पल से पिटाई करने से उसका भाई भी ताव में आ गया और उसने भी गुंडे राहुल पर हमला कर दिया, जिसे पुलिस ने अलग किया था। इसने मेरे घर के अंदर रोटी खाई, मेरे से बोलता लीना जी मेरे को सुला लो, तो मेरा भाई अकेला था, ये सोया, इसने तलवार से मारा मेरे भाई को। आज मेरा भाई नहीं है, घर में से निकलता नहीं, कहीं खाना खाने नहीं जाता है। राहुल भाई का नाम क्या तुम्हारे? मेरे भाई का नाम सोनू शर्मा है। और साहब इसकी दारू बंद करवाओ यहाँ से। क्या करता है? दारू बेचता है ये और बच्चों को मारता है, ऐसे धोखे से मारता है। अगर माँ बेचती, इसकी माँ बेचती, इसकी माँ पुलिस वाले आते तो कपड़े उघाड़ के खड़ी होती, इनकी क्या इज्जत है। शहर में पुलिस ने काफी समय पहले गुंडा विरोधी अभियान चलाया था। इस अभियान के बाद कुछ समय के लिए अपराधों में कमी आई थी, लेकिन बाद में पुलिस के ठंडे पड़ते ही शहर में बदमाश वसूली और रंगदारी में जुट गए। ऐसे में अब लगता है कि नए सिरे से गुंडों के खिलाफ खाकी का रूप दिखाने की तैयारी पुलिस कर रही है। शहर में एक बार फिर चोरों ने 2 सूने फ्लैट को अपना निशाना बनाया। चोर यहां से हजारों रुपए नकदी सहित करीब 35 तोला सोना और आधा किलो चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर गए। मामले में अन्नपूर्णा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सहजीवन नगर के वक्रतुंड अपार्टमेंट की है। यहाँ 2 फ्लैटों में प्रकाश गर्ग अपने भाई के साथ रहते हैं। दोनों ही परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। यहाँ पर सिर्फ प्रकाश गर्ग रुके हुए हैं। प्रकाश भी शनिवार सुबह अपनी दुकान पर चले गए। रात को जब घर पहुंचे तो ताले टूटे हुए मिले। प्रकाश के मुताबिक करीब 10,000 रुपए नगद, 35 तोला सोना और आधा किलो चांदी के जेवरात चोरी गए हैं, जिनकी कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की सूचना मिलते ही अन्नपूर्णा पुलिस के साथ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। प्रकाश जी यहीं थे। प्रकाश जी की रेती मंडी पर रॉ मटेरियल की दुकान है। इनकी भी पत्नी मायके गई हुई, नासिक की रहने वाली। तो आज ये सवेरे 9:30 बजे गए थे। शाम को 8 बजे आके देखा तो मकान का दरवाज़ा खुला हुआ था। सामान गया 9-10 हज़ार रुपये कैश थे, कुछ चांदी सोने के ऑर्नामेंट थे और वो ज़्यादा डिटेल दे नहीं पा रहे हैं। उनकी पत्नी आएंगी तो डिटेल बता पाएंगी। मामले में पुलिस ने फिलहाल अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को चोरी की इस वारदात में किसी परिचित व्यक्ति के शामिल होने की शंका है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। टावर लगाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले सिमरन संधू से पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस इंदौर पहुंची है। दरअसल सिमरन संधू इंदौर के अलावा कई राज्यों में टावर लगाने के नाम पर लोगों से एडवांस रुपए लेकर करोड़ों की ठगी कर चुका है। उसके खिलाफ पटियाला
में 37 प्रकरण दर्ज है, जहां उसने 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। बताया जा रहा है कि उसी मामले में संधू से पूछताछ करने के लिए पटियाला पुलिस इंदौर पहुंची है। गौरतलब है कि अब तक हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी कर चुका है। वह लोगों की जमीन और छत पर मोबाइल कंपनियों के टावर लगाने के एवज में मोटा किराया दिलवाने की बात कहकर लोगों को ठगता था और उनसे एडवांस रुपए लेकर 9-2-11 हो जाता था। जानलेवा इश्क। जी हाँ, इंदौर में 2 इश्कजादों ने अपनी जान दे दी है। एक जगह प्रेमी की न हो पाने से दुखी कॉलेज छात्रा ने अपनी जान दे दी, तो एक जगह प्रेमिका से पत्नी बनी महिला की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने अपनी जान दे दी। युवती ने हाथ की नस काटकर फांसी लगा ली, तो युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दोनों ही मामलों में पुलिस जांच में जुटी। पोस्टमार्टम मत होने देना मेरा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये लिखा था उसके हाथ के पीछे की तरफ, जबकि हथेली पर उसने आई लव यू और अपने प्रेमी का नाम लिखा। साथ ही उसने आई लव यू माई फैमिली, सिस्टर एंड ब्रदर यह लिखकर बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा पूजा बघेल ने अपने हाथ की नस काटकर अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। तेजाजी नगर में रहने वाली पूजा के पिता काम पर गए थे, जबकि उसकी मां शहर से बाहर गई हुई है। उसी समय उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। घटना की जानकारी उस समय लगी जब कॉलेज जाने के लिए भाई उसे उठाने पहुंचा। दरवाजा नहीं खोलने पर खिड़की से झांक कर देखा तो वह फांसी पर लटकी नजर आई। पढ़े करे थे, उसके बाद वापस हो गया। अब मैं चिल्लाया, मैंने बोला चल बेटा तैयार हो जा, अपन चलते हैं कॉलेज। तो नहीं उठी, फिर मैं झट से उठा तो उसको मैंने देखा तो इसने फांसी लगा ली थी। फिर मैं आज पड़ोस वाले को सब कुछ बुलाया मैंने। फिर ये कौन था घर पे? तो मैं और मेरा भाई। अभी पापा गाड़ी पे जाते, मम्मी गाँव गई थी। प्रेमिका से पत्नी बनी श्रद्धा की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर रविवार को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अमित के पिता विजय शुक्ला रतलाम के जीआरपी थाने में सब इंस्पेक्टर हैं। उनका आरोप है कि अमित की सास नगर निगम में पदस्थ है, वहीं उसकी पत्नी को भड़काती है, जिसके चलते वह अमित को प्रताड़ित करती थी। इसी प्रताड़ना से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। अमित ने 5 साल पहले श्रद्धा से लव मैरिज की थी। उसकी जो पत्नी है वो नौकरी करती है। क्या करती है? वो पत्नी उसकी यहाँ निगम ऑफिस में है, नगर निगम में। अच्छा, सुमित की? हाँ, सुमित की, अमित की सास। अच्छा, अमित की सास। और उसका जो ससुर है वो खाना बनाता है, पूरा जीवन होगा उसको खाना बनाते हैं। अमित की पत्नी का नाम क्या है? अमित की पत्नी का नाम है श्रद्धा। तो उसको औरत जैसे बुद्धि थी साला, वो लड़की को बढ़ा के बिना मतलब कब हम कुछ कहने से रहे, भाई पत्नी है किसी की तो पति, अब हम क्या कर सकते हैं बीच में, भले हम बाप हैं, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे तो हमको लोग गलत बोलेंगे, ये मतलब है सीधी बात। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी, लेकिन प्रेमियों द्वारा इस तरह से जान देना प्यार की ही कमजोरी का एक हिस्सा है। प्यार एक दूसरे को ताकत देता है, लेकिन यहाँ वह जानलेवा बन गया। रविवार रात शराब के नशे में धुत एक युवक ने बीआरटीएस पर ऐसी कार दौड़ाई कि जो भी सामने आया उसे टक्कर मार दी। शराबी कार चालक ने करीब 30 गाड़ियों को टक्कर मारी। भर कुआं पर लोगों ने शराबी को पकड़ा, उसकी जमकर पिटाई कर दी। पूरे हादसे में 4 महिलाओं सहित 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शराब के नशे में धुत इस युवक का नाम वैभव सर्राटे है। वैभव ने बड़ी माता क्षेत्र में पहले तो जमकर शराब पी और फिर अपनी स्विफ्ट कार से घर के लिए निकला। वैभव ने इतनी शराब पी रखी थी कि वो कार को कंट्रोल नहीं कर सका और मरी माता चौराहे पर ही 5 से अधिक गाड़ियों को टक्कर मार दी। यहां से वैभव गाड़ी लेकर भंडारी ब्रिज होते हुए बीआरटीएस रोड पर पहुंचा और एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ता रहा। एक बाइक तो वो करीब आधा किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। पब्लिक ने चिल्लाया तो हमने गाड़ी उसके सामने डाल दी, तो गाड़ी घसीटते ले गया, हम खुद बच गए। तो ये वहाँ से मारते आ रही है। यहाँ पे 4 गाड़ियों को ठोको और एक आपको वहाँ पे ठोको। हाँ, वहाँ ठोको 5 गाड़ी। इसमें तो लेडीज भी थी है ना? ये वाली गाड़ी में फोन करने के लिए उतरा तो इतने में पीछे से गाड़ी है और मेरी गाड़ी को पीछे से बहुत जोर से टक्कर मारी। मेरी गाड़ी उछल के काफी आगे गई, मैं एकदम भागा, मैं इस गाड़ी का पीछा कर रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही गाड़ी बीआरटीएस में घुसी, इसके पीछे कुछ मोटर बाइक वाले भी थे, वो भी इसका पीछा कर रहे थे। बीआरटीएस में मैंने एंटर करी तो मेरे को जो बाइक पे इनका पीछा कर रहे थे उन्होंने बोला भी था कि भाई साहब पीछा मत करो, बहुत नशे में है। लेकिन मैंने इसका थोड़ा डिस्टेंस लेके चल रहा था, लेकिन अचानक इसने बीच में
गाड़ी टर्न करी और ये मारुति जो आप पीछे देख रहे हैं इसको टक्कर मारी और गाड़ी उछल के मेरी गाड़ी में वापस टकरा गई। तो मेरी गाड़ी आगे से भी डैमेज हुई और पीछे से भी डैमेज हुई। शराबी वैभव ने इस दौरान करीब 30 गाड़ियों को टक्कर मारी। बाद में लोगों ने वैभव को होलकर साइंस कॉलेज भंवरकुआं के पास पकड़ लिया। यहाँ भी उसने 5 कारों को टक्कर मार दी। लोगों ने यहाँ वैभव को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। वैभव की कार से भी शराब की कई बोतलें मिली हैं। पूरे हादसे में 4 महिलाओं सहित 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार जारी है। सुगनी देवी जमीन घोटाले के संबंध में जिला कोर्ट की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है। इस मामले में सुनवाई को लेकर अदालत का रुख कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया है। मामले में काफी समय से सुनवाई चल रही है, लेकिन नए न्यायाधीश के आने के बाद अब इस संबंध में निर्णायक मोड़ जल्द आने की आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। जिला अदालत में भ्रष्टाचार मामलों की विशेष कोर्ट में अब न्यायाधीश इंदिरा सिंह पदस्थ हो चुकी है। पूर्व में यहाँ पर न्यायाधीश DN मिश्र सुनवाई कर रहे थे। इस अदालत में सुगनी देवी जमीन घोटाले के मामले में सुनवाई चल रही है। यह प्रकरण काफी लंबे समय से विचाराधीन है। पूर्व में इस मामले को जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बाद में मामले को हाई कोर्ट में ले जाया गया, जहां से निचली कोर्ट को फिर से सुनवाई करने के आदेश हाई कोर्ट ने दिए थे। मामले की सुनवाई पुनः शुरू हो गई। गौरतलब है कि सुगनी देवी की 1,31,600 स्क्वायर फीट जमीन 1 करोड़ 38 लाख रुपए में धनलक्ष्मी केमिकल ने संस्था नंदानगर को बेच दी थी, जिसमें शासन को तगड़ी राजस्व हानि हुई है। मामले में विधायक रमेश मेंदोला सहित 23 आरोपी है। इस केस में सोमवार से आरोपियों पर लगे चार्ज पर बहस शुरू हो चुकी है। इस केस में एक आरोपी निगम के पूर्व सिटी इंजीनियर जगदीश डगांवकर भी है, जिनके वकील सतीश डगांवकर ने सोमवार को हुई सुनवाई में सभी आरोपों को नकारते हुए अपने तर्क रखे। इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी आरोपी बनाने के लिए कोर्ट में परिवाद दायर कर रखा है, जिस पर सुनवाई चल रही है। यह मामला कोर्ट ने अलग करते हुए इस पर अलग से सुनवाई करने के आदेश दिए हैं, ताकि अन्य आरोपियों के मामले में सुनवाई जल्द आगे बढ़ाई जा सके। इस मामले में सुरेश सेठ की ओर से एक आवेदन लगाया गया है, जिसमें मांग की गई है कि वे 83 वर्ष के व्यक्ति हैं, बीमार हैं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, अतः उनके बयान के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करे। वो केस अलग है, वो स्टेट का केस है। उसमें लोकायुक्त ने इनके खिलाफ चालान पेश कर दिया, तो अब उस पर बहस उनकी अलग हो रही है। केस सेपरेट 210 में अलग कर दिया है कि सुरेश सेठ वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय। उसमें आज हमने 284 की अर्जी दी है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 83 साल के वृद्ध व्यक्ति हैं, तो आप उनका कमीशन पे बयान करवाया जाए। तो उसकी अर्जी अभी पेंडिंग है, कोर्ट ने कोई आर्डर नहीं करा है और न कोई तारीख दी है। मामले में पुनः अगले माह सुनवाई की जाएगी। इंदौर के केसरबाग ब्रिज को लेकर राजनीति जारी है। सालों से लंबित पड़े इस निर्माणाधीन ब्रिज को लेकर रहवासियों में जमकर आक्रोश है। रहवासियों ने IDA को पुल निर्माण जल्द न होने पर अस्थायी रास्ता खुद बनाने की चुनौती भी दे दी है। मामले में जहां एक दिन पहले IDA उपाध्यक्ष ने अपने बोर्ड के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद किए थे, वहीं दूसरे दिन राव विधायक जीतू पटवारी IDA ऑफिस पहुंचे। पटवारी ने IDA अध्यक्ष शंकर लालवानी से मिलकर ब्रिज का काम जल्द पूरा करने की बात कही। पटवारी ने साफ शब्दों में IDA अध्यक्ष को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ब्रिज का काम जल्द पूरा नहीं होगा तो वे समर्थकों के साथ 15 अगस्त से IDA अध्यक्ष के घर के बाहर धरना देंगे। क्यों? पर अभी लालवानी जी ने कहा है कि हम 31 तारीख तक हमने अल्टीमेटम दिया है, 31 जुलाई तक। तो जब तक रास्ता देखेंगे तो 15 अगस्त के दिन लालवानी जी के घर जाके धरना दे देंगे हम। इस दौरान पटवारी ने IDA की अन्य स्कीम्स को लेकर भी लालवानी से चर्चा की। इस पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि इन राजनेताओं की झूठी सक्रियता से जनता को कितना लाभ होता है। सालों से अधूरे पड़े ब्रिज का काम कब तक पूरा होता है, क्योंकि कई बार ब्रिज निर्माण की डेडलाइन निर्धारित हुई और हर बार डेडलाइन पर ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ। इसके पूर्व अंतिम डेडलाइन 31 मार्च थी और IDA ने कॉन्ट्रैक्टर को 31 जुलाई का अंतिम समय दिया है और ये समय अंतिम रहेगा। इसमें जो ट्रैफिक है 31 जुलाई के बाद बढ़ जानी चाहिए। क्षेत्रीय विधायक ने 15 अगस्त तक की बात की है,
कि 15 अगस्त को 1 महीना और उन्होंने आगे कर दिया, 15 अगस्त को ट्रैफिक चालू होना चाहिए। मेरा कहना है उसके पहले वहाँ ट्रैफिक चालू हो जाएगा। सियागंज इलाके में गुरु नानक देव का फोटो एक दुकान के बोर्ड पर लगाना एक व्यापारी को भारी पड़ गया। दरअसल 4 दिन पहले खुली यह दुकान बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू के होलसेल की है। सिख समाज ने इसे गुरु नानक देव का अपमान मानते हुए अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही। इसके खिलाफ सिख समाज के लोगों ने एकत्रित होकर पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजेश नामक दुकान मालिक ने बोर्ड हटा दिया और इस घटना को अपनी गलती मानकर उसने सिख समाज से माफी मांगते हुए गुरुद्वारे में सेवा करने की बात कही। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष के मुताबिक राजेश डरा हुआ है और इस कारण वह समाज के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उसने माफी मांग ली है। दरअसल दुकानदार पाकिस्तानी सिंधी है, इस कारण पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। नाम से ट्रेडर्स की दुकान खोली थी और गुरु नानक देव जी की मूर्ति लगाई थी, प्रतिमा लगाई थी। उसके नीचे लिख दिया था बीड़ी, सिगरेट और इसके थोक व्यापार, जिस पर से सिख समुदाय के लोगों ने, सिंह समाज के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी और इसको बोर्ड वगैरह हटवा दिए गए हैं। उससे बात हुई है, जो आरोपी हैं राजेश नाम है उनका, वो आ रहे हैं, वो गिल्टी फील कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो इस पर से समाज के लोग भी संतुष्ट हैं, तो इस तरह की पूरी कार्रवाई की गई। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं की जाएगी? ये डिपेंड करेगा, वो आ जाए, उसका इंटेंशन देखेंगे, उसने किस इंटेंशन से काम किया था। यदि वो इनोसेंट है और गिल्टी फील करता है तो माफ़ीनामा लिख के देगा, कोई कार्रवाई नहीं। सोमवार सुबह धार रोड स्थित जीएनटी मार्केट में एक लकड़ी के पीठे में लगी भीषण आग में लाखों रुपए की लकड़ी सहित 3 वाहन भी जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची फायर की 4 गाड़ियों से फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आगजनी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आगजनी की घटना जीएनटी मार्केट स्थित दया टिम्बर एंड कंपनी की है। यहाँ लकड़ी पीठे में अल सुबह अचानक आग लग गई। आगजनी में गोदाम में रखी लाखों रुपए की मूल्य की लकड़ी जलकर खाक हो गई। वहीं गोदाम में रखी 3 गाड़ियां आयसर, टाटा मैजिक और एक ऑटो रिक्शा भी आग की चपेट में आने से जल गई। मैं तो डालिया हुआ ना यहाँ जाके, मैंने ना भेजा मना आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर की 4 टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 4:15 के समथिंग आग लगी थी जीएनटी मार्केट के अंदर। दया भाई का है, ये पीठा है, उसमें आग लगी थी। तो पहले हमने एक जीएनटी गाड़ी आग बुझाई रही थी, हमारे फायर स्टेशन यहाँ नज़दीक है, तो उससे कंट्रोल से बाहर हुई। हमने 2-3 गाड़ियाँ और बुलवा दी बाहर से, फायर स्टेशन से। तो उससे चारों तरफ से स्टेशन जिसको पीछे को घेर लिया है, तो चारों तरफ से काफ़ी कंट्रोल हो गया। नहीं तो आसपास के जितने दो पीछे तो बिल्कुल बन जाते हैं। जमीन भाई का उनमें काफ़ी बचा है, लकड़ी काफ़ी कंट्रोल हो गई है, अब तो पूरी रूप से भी दिख रही है। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। फिलहाल आग कैसे लगी, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। इंदौर के महू नाका स्थित भारत पेट्रोलियम के पंप पर अचानक से आग लगने पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एक युवक पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसने अपनी बाइक बंद नहीं की और उसकी बाइक के ठीक नीचे स्थित पेट्रोल पंप के टैंक से निकली गैस ने अचानक आग पकड़ ली। दरअसल जो बाइक टैंक के ढक्कन पर खड़ी थी, उसका स्पार्क प्लग ढीला था और उससे निकली चिंगारी के कारण वहां आग लगने की बात कही जा रही है। आग लगी देख पंप पर भगदड़ मच गई। वहां पेट्रोल भरवाने आए लोग अपने वाहन छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन पूरे घटनाक्रम में पेट्रोल पंप कर्मियों ने अपनी हिम्मत दिखाई और अपनी जान का जोखिम लेते हुए उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाया। पूरा घटनाक्रम मुश्किल से 2 मिनट का था। यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पंप कर्मियों की हिम्मत ने इस हादसे को पूरी तरह से टाल दिया। भाजपा प्रत्याशी और 7 बार की सांसद रही सुमित्रा महाजन आज अचानक इंदौर के एमवाय अस्पताल का दौरा करने पहुंच गई। महाजन ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, बर्न यूनिट, ओटी सहित सभी मंजिलों का दौरा अस्पताल अधीक्षक बीएस ठाकुर और एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन के निगरानी में किया। नाई ने अस्पताल की वर्तमान व्यवस्था पर नाराजगी या संतोष तो नहीं जाहिर किया, उल्टा मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गई।
ताई ने मीडिया कर्मियों पर यह कहते हुए भड़कना शुरू कर दिया कि ना तो एमवाय अस्पताल में यह उनका दौरा है और ना ही वे यहाँ किसी से मिलने आई है। फिर मीडिया उनको कवर करने क्यों अस्पताल पहुँच गया, जब मीडिया को उनकी तरफ से कोई सूचना ही नहीं दी गई थी। काउंटर पे गई, वहाँ मैंने देखा कंप्यूटर बंद, मगर देखो बातों बातों में फर्क कैसा होता है, अब आपको भी बता। लाइन में लोग लगे थे, एक काउंटर बंद हो गया था, कंप्यूटर बंद हो गया था, तो भीड़ हो गई थोड़ी। मैंने पीछे खड़ी महिलाओं को पूछा कब बंद हो गया ये, तो 2-3 महिलाओं ने बोला अभी 15 मिनट पहले बंद हो गया। एक जरा महिला थी, नहीं 2 घंटे हो गए। तो नाटक तो उजागर होता है कई बार, यूं ही क्यों बोलो तुम। तो बाकी महिलाएं बोली नहीं ताई 15 मिनट हुए हैं, अभी सवाल मेरा ये सुधरेंगे, तो इसलिए थोड़ी भीड़ हो गई होगी। फिर पूछा क्या रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर कहाँ जाना पड़ता है, तो सर्जरी क्या ये केवल मैं समझ रही हूँ। ताई इसके पहले आपका 2.25 साल पहले एक दौरा हुआ था, उस समय आपने आश्वस्त करा था कि आप लगातार हर महीने, ताई तो क्या आपको लगता है मैं नहीं आई इसलिए माफी मांगती हूँ। मैंने आज आपको बुलाया ही नहीं था, आप कुछ छापो भी मत, कुछ भी मत करो, है ना प्लीज। मैंने बोला था क्या मैं आज आप बुलाएंगे जब थोड़ी मीडिया, तो जब आप आएंगे तो आएंगे, हम तो साथ आप आओ और आप समाज सेवी और आम आदमी पार्टी की मुंबई से लोकसभा उम्मीदवार मेधा पाटकर ने चुनाव आयोग को शक्तिहीन बताया। साथ ही उनके संसदीय क्षेत्र में मतदान पूर्व बत्ती गुल कर शराब रुपए विरोधी दल के द्वारा बांटे जाने का खुलासा भी किया है। साथ ही यह भी कहा कि देश की जनता द्वारा मोदी को चुनना देश के लिए दुर्भाग्य है। मुंबई के चुनाव मैदान में दिग्गजों के सामने अपनी जीत का दावा करने वाली समाज सेवी और लोकसभा उम्मीदवार मेधा पाटकर ने सोमवार को अपना चुनावी अनुभव मीडिया के साथ बांटते हुए कहा कि देश की जनता अगर मोदी को चुनती है तो यह देश का दुर्भाग्य होगा। मोदी की सच्चाई को हमने लोगों के सामने रखा है, जिससे मोदी का असली चेहरा लोगों के सामने आया है। वाराणसी में अरविंद केजरीवाल की स्थिति को मजबूत बताया है। जबकि चुनाव सुधार के द्वारा चुनावी प्रक्रिया बदलेगी और उससे राजनीति में आने वाले लोग, संसद में बैठने वाले सांसदों का चित्र ही बदलेगा। 543 में 300 करोड़पति, ये जो पिछले संसद का चेहरा था, वो इस बार कुछ बदलेगा, यही हमारी अपेक्षा है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको कैसे एकत्रित काम करेंगे, वो शोभा दर्शक यंत्र में बांगड़ियां बदलती है, उस प्रकार से होने वाला है। सेक्युलर वोट्स भी बहुत डिवाइड होने वाले हैं और इसलिए भी मोदी जी को मौका मिलेगा। पर अयोध्या के जैसे मुद्दे पर लड़कर अगर भाजपा जीतती है तो इस देश का भविष्य सांप्रदायिक तत्वों के हाथ में जाएगा। जहां मेधा पाटकर ने मोदी को आड़े हाथों लिया, वहीं चुनाव आयोग को भी शक्तिहीन बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग राजनेताओं को मनमानी करने से रोकने में असफल साबित हो रहा है। लोगों को हम लोग सत्ता प्रदान कर पाते हैं कि नहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा, ये महत्व की बात होगी। एग्जिट पोल्स में तो मैं जीतूंगी ऐसा आया है आखिरी के, लेकिन वो 1-2% से हैं, तो वो कहीं इधर उधर भी हो सकता है। कहाँ तक पोल सच्चे निकलते हैं ये भी आपको मालूम है, किसी ने पोल खोल की है। शीला दीक्षित और भाजपा के ऊपर अधिक मिलकर जितने वोट थे, उससे अधिक अरविंद केजरीवाल जी को मिले, ये किसी भी एग्जिट पोल में नहीं आया था। तो वैसा ही होगा, हमारे क्षेत्र में ये अपेक्षा है। अगर नहीं, दिग्गजों और चुनाव आयोग को निशाना बनाने वाली पाटकर अपनी जीत से आश्वस्त नजर आई और देश में अच्छे दिन तभी आएंगे जब देश का चुनाव आयोग सशक्त हो और चुनाव रिफॉर्म देश भर में लागू करेगा। सोमवार को जहां देश भर में नर्स डे मनाया जा रहा है, वहीं शहर में लगता है कि एमवाय अस्पताल की नर्सों को किसी की नजर लग गई है। हाल ही में एमवाय अस्पताल की नर्सों ने फिल्म मस्तराम का विरोध दर्ज कर अपनी इस फिल्म के प्रति भावनाएं व्यक्त की थी। शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने इंदौर की नर्सों को आघात पहुंचाया है, जिससे आहत होकर नर्सों ने एक बार फिर फिल्म का विरोध करते हुए आंदोलन करने की बात कही है। इस पूरे मामले ने तूल तब पकड़ा जब फिल्म के पोस्टर्स पर नर्सों को कम कपड़ों में दिखाया गया। फिल्म रिलीज होने के पहले से ही एमवाय अस्पताल में काम कर रही नर्सों ने अपना विरोध दर्ज किया था, जिसके बाद शासन ने फिल्म की रिलीज रुकवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते सोमवार को एक बार फिर नर्सेस ने मुंह पर पट्टियां बांधकर शासन को फिल्म निर्माताओं के प्रति अपना रोष जताया। नर्सों की अगर माने तो इस फिल्म के जरिए फिल्म निर्माताओं ने नर्सों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है, जबकि पूरा जीवन समाज की सेवा में व्यतीत होता है। समाज में नर्सों का स्थान डॉक्टरों से कम नहीं माना जाता है। ऐसे में ये फिल्म उनके लिए कलंक साबित हो रही है। मूवी रिलीज हुई है और इसमें नर्सेस का
जो किरदार है बहुत ही गंदा उभरा कर दिखाया गया है। उसके गंदे गंदे पोस्टर्स सारे जगह डिस्प्ले हो रहे हैं। समाज पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है। सारी लोगों की जो अच्छी मेंटेलिटी वाले लोग हैं उनकी भी मेंटेलिटी खराब होती जा रही है धीरे धीरे। और आज नेशनल डे है, हम लोग इसमें मतलब हम इसके विरोध के लिए हम मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरह का प्रदर्शन और रोष इंदौर की नर्सों में देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि बात यहीं खत्म नहीं होगी और ये प्रदर्शन उग्र रूप ले सकता है। अभी निरंतर जारी रखेंगे जो भी हमारा विरोध है, और जो गुस्सा है वो भी, और काली पट्टी बांध के प्रदर्शन करेंगे और काम करेंगे। और उसके खिलाफ जो डायरेक्टर अखिलेश जायसवाल, उसके खिलाफ हम चाहते हैं FIR हो और हम कोर्ट की शरण भी लेंगे।